तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओशिनोको का एपिसोड नंबर 2। और अगर आपने पिछला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक आइडल ग्रुप कई सारे आइडल्स को रिक्रूट कर रहा था, जिस वजह से उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट डाला था, जिसकी वजह से 1,30,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स ने साइन किया था, जहाँ पे रूबी भी उनमें से एक थी। यहाँ पे पहला राउंड रूबी काफी इजीली पास कर जाती है। सेकंड राउंड में जो इंटरव्यू था वो भी काफी ज्यादा बढ़िया जाता है रूबी का, और उसके बाद बस रिजल्ट की देरी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रूबी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ पे वो रिजल्ट्स के लिए काफी एक्साइटेड होती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने इंटरव्यू दिया था तब वो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाई थी, और इस बार सब कुछ परफेक्ट किया है। और उसके बाद जो यहाँ पे उसके दोस्त है वो भी उसको बताते हैं कि कैसे वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और उसकी डांसिंग भी काफी अच्छी है, बस उसको अपनी जो सिंगिंग है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा और वो एक आइडल बन जाएगी अच्छी खासी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रूबी है घर जा रही होती है, जहाँ पे वो ये सोचती है कि कैसे उसने अपने दोस्तों से 2 सीक्रेट्स रखे हैं। सबसे पहला, लेजेंडरी आइडल आई जो कि कुछ 10 साल पहले मारी गई थी, वो उसकी मदर थी। और सेकंड, उसके पास अपने पिछले लाइफ की मेमोरीज हैं, जहाँ पे वो काफी ज्यादा बीमार रहती थी, जिस वजह से वो अपने ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में बिताती, और यहाँ पे वो आई का ही कॉन्सर्ट देखती रहती थी पूरा दिन, और मरने के दौरान भी उसके दिमाग में आई का ही कॉन्सर्ट के बारे में चल रहा था। और उसके बाद जब वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में वापस से जिंदा होती है, वो आई के चाइल्ड की तरह रिबॉर्न हो जाती है। आई के मरने से पहले उसने उसके साथ जितना भी टाइम बिताया है वो उसके लिए एक ट्रेजर की तरह है, और तभी वो एकदम बोलने लग जाती है कि वो अपनी मॉम की तरह एक आइडल बनेगी। तभी वहाँ पे एक्वा आ जाता है और उसको बोलने लग जाता है कि तुम अपने सपनों की बातें कर सकती हो, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को भूल जाओगी। जो सुनने के बाद रूबी बोलने लग जाती है कि भैया आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता, हम लोग जिस हाई स्कूल में जाने वाले हैं उसके आर्ट्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जिस वजह से अगर वो इंटरव्यू को क्रॉस कर लेती है तो उसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और वो एक आइडल भी बन जाएगी। जो सुनने के बाद एक्वा बोलने लग जाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो एक आइडल बनना चाहे, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जिंदगी के साथ एक गैम्बल खेलने स्टार्ट कर देगी। और फिर वो बताने लग जाता है कि कैसे आइडल्स को 30 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ता है, उनकी सैलरी भी काफी ज्यादा लो होती है, और उसके ऊपर से फैन का भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से कई सारे जो लोग हैं वो इस फील्ड में टिक ही नहीं पाते और उनको जॉब्स चेंज करना पड़ता है। और ये सब सुनने के बाद जो रूबी है वो एकदम बोलने लग जाती है कि अगर हम लोग अपनी जिंदगी में कॉस्ट और रिटर्न के बारे में चिंता करते रहेंगे तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कई सारे जो लोग हैं वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, और मैं उन लोगों में से नहीं बनना चाहती। ये सुनने के बाद जो एक्वा है वो बोलने लग जाता है कि वो डायरेक्टर के घर जा रहा है, और वहां से वो चले जाता है। जो देख के यहाँ पे जो रूबी है वो सोचने लग जाती है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ होने के बाद जो यहाँ पे उसका भाई है वो एकदम चेंज हो चुका है। वो हमेशा उदास उदास सा रहता है और यहाँ तक कि कभी खुश नहीं होता, और जब से वो डायरेक्टर के साथ काम करने लगा है ऐसा लगता है कि वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहा है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताता उसको। और यहाँ पे तभी वो बताने लग जाती है कि कैसे जो इचिगो है वो आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, और उसके बाद से जो मियोको है उसने एजेंसी को संभाला है, और आई के मरने के 2 साल बाद ही जो यहाँ पे एजेंसी का आइडल ग्रुप था वो भी डिसबैंड हो चुका था, और करंटली जो स्ट्रॉबेरी एजेंसी है वो इंटरनल पर्सनालिटीज को मैनेज करती है। और तभी वो मियोको से पूछती है कि आखिर वो लोग दूसरे आइडल ग्रुप को क्यों नहीं स्टार्ट करते, जहाँ पे मियोको बताने लग जाती है कि अगर वो ऐसा कर पाती तो उसने कब का कर दिया होता। और वो बताने लग जाती है कि जो आई ने उनको सपने दिखाए थे उनको भुला पाना एकदम आसान नहीं है, वो एकदम किसी लॉटरी जीतने की तरह था, बट लेकिन कहते हैं ना जो मिराकल है वो 2 बार नहीं होता है। और तभी वो बोलने लग जाती है कि तुम्हारा भी तो आज ऑडिशन का रिजल्ट आने वाला था ना। जो सुनने के बाद जो यहाँ पे रूबी थी वो थोड़ी सी घबरा जाती है, और तभी मियोको बताने लग जाती है कि कैसे अगर वो ऑडिशन को पास कर लेती है तो फिर इसके कंपैरिजन में वो एक बेटर एजेंसी में होगी। और तभी एकदम से जो यहाँ पे रिजल्ट है उसका कॉल आ जाता है, और उस कॉल को पिक करने के बाद जो रूबी है उसको पता चलता है कि वो पास नहीं हुई है। जो सुनने के बाद वो रोने लग जाती है, और जो मियोको है वो उसको हक करते हुए बताती है कि इन सब चीजों में काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होता है और सभी का जो किस्मत है वो आई की तरह नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें एक्वा को दिखाया जाता है जिसने की फोन करके ये बोला था, और यहाँ पे जो ताइशी था वो बोलने लग जाता है कि कैसे उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो उसने अपने जो ट्विन सिस्टर है उसी को बेवकूफ बना दिया। और तभी वो पूछता है कि क्या होगा अगर रियल एजेंसी से कॉल आ गया, तो फिर एक्वा बताने लग जाता है कि उसने उनको मैसेज कर दिया है रूबी के फोन से कि वो विड्रॉल ले रही है, और यहाँ पे उसने उनका जो नंबर है वो भी ब्लॉक कर दिया है। और ये सुनने के बाद जो ताइशी है वो बताने लग जाता है कि कैसे उसकी बहन काफी ज्यादा खूबसूरत है और उसके पास काफी अच्छा चांस भी है कि वो एक आइडल बन जाए। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो एक्वा है वो बोलने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रूबी को आई के नक्शे कदम पे चलने बिल्कुल भी नहीं देगा। जो सुनने के बाद ताइशी बोलने लग जाता है कि वो काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। जो सुनने के बाद एक्वा बोलने लग जाता है अकेले रहना ज्यादा अच्छा है और अकेले ही वो सब चीजों को संभाल लेगा। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूबी के घर आने के टाइम एक स्काउट उसको बिजनेस कार्ड दे देता है, और जब वो घर आके उन सभी को बताती है वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी रूबी बताने लग जाती है कि ये एक अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप है, और यहाँ तक कि ये सब कुछ उसके किस्मत में लिखा था। उसके ऊपर से जो आई है उसके करियर की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी। दूसरी तरफ जो मियोको और एक्वा है वो दोनों को काफी शक हो रहा था, और वो लोग रूबी से टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे रूबी बताने लग जाती है कि जो स्काउट है उसने बताया था कि जब वो लोग उसके काम को देखने के लिए आएंगे तभी वो लोग सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात के टाइम पे एक्वा और
और मियो को बात कर रहे थे, जहाँ पे एक्वा बता रहा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए रूबी को इसमें ज्वाइन नहीं करने दे सकता। जो सुन के मियो को बोलने लग जा रही है कि उसको समझ आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बहन को भी सेम पाथ में नहीं चलने दे सकता आई की तरह। और यहाँ पे वो बताती है कि कैसे वो अभी के टाइम में भी ये सोचती है कि अगर उस टाइम पे उसने कुछ और किया होता तो फिर हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो कुछ और हो रही होगी अभी के टाइम में। और तभी वो बताती है कि कैसे रूबी को उसने अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वो एकदम आई की तरह ही बनी जा रही है। और उसके बाद जो एक्वा है वो बोलने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको रोक ही रहेगा। और फिर वो उनका बिजनेस कार्ड ले लेता है और उसी एजेंसी के पास पहुंच जाता है और एक आइडल को अपना बिजनेस कार्ड देता है, जहाँ पे वो जो आइडल है वो काफ़ी हैरान हो जाती है उनकी एजेंसी के कार्ड को देखने के बाद, क्योंकि उस एजेंसी के जो यहाँ पे आइडल ग्रुप था उसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैन थी उसकी मदर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो उस लड़की को अपनी एजेंसी में लाया है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे जो मियो को है वो सोचने लग जाती है। कैसे एक्वा ने बताया था कि कई सारे जो अंडरग्राउंड एजेंसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होती हैं और यहाँ पे उनके जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। और प्रेजेंट टाइम में जो एक्वा है वो उस लड़की को ये बोलता है कि वो उसको और भी ज़्यादा बेटर ऑफर देगा अगर वो अपने जो एजेंसी है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में उसको बताएगी। और वो लड़की बताने लग जाती है कि कैसे उनका जो पे है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और अगर वो अपने फैंस के साथ फोटो मोटो खिंचाती है तो फिर कमीशन के तौर पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है। बट लेकिन वो ये भी बताती है कि कैसे उनको अपने मेकअप से लेके कपड़ों से लेके ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा खुद देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो महीने में 1 लाख yen तक भी नहीं कमा पाती। और यहाँ पे वो बताती है कि कैसे जो उनका मैनेजर है वो एक ही लड़की के पास ज़्यादा फेवर करता है और यहाँ तक कि देखने से ऐसा लगता है कि वो दोनों डेट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो लड़की है वो इतना ज़्यादा कुछ खूबसूरत भी नहीं है और अच्छी ज़्यादा सिंगिंग भी नहीं करती। और यहाँ पे वो ये भी बताती है कि कैसे उनका जो मैनेजमेंट है वो किसी जॉब की तरह है और ऊपर से जो यहाँ पे कई सारे जो मेंबर्स हैं वो क्विट भी करना चाहते हैं। और फिर वो लड़की स्ट्रॉबेरी एजेंसी को ज्वाइन करने की बात करने लग जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की चली गई होती है और यहाँ पे मियो को एक्वा को बता रही होती है कि कैसे उस लड़की ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है। और वो बताने लग जाती है कि जो मैनेजमेंट है वो हमेशा उसी लड़की के फेवर में जाती है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। और यहाँ पे वो अपने ग्रुप के बारे में भी बताती है कि कैसे जो आई थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, जिस वजह से उनके केस में भी सेम था और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो आई को ही सबसे ज़्यादा फेवर करती थी। और ये सब सुनने के बाद जो एक्वा है वो बोलने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो जो रूबी है उसको किसी भी एजेंसी में ज्वाइन नहीं करने देगा और चाहे कुछ भी हो जाए वो रूबी को एक आइडल बनने से रोक के ही रहेगा। और वो पूछने लग जाता है कि अगर हम लोग एक आइडल ग्रुप को स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या तुम इस लड़की को हायर करोगी। जो सुनने के बाद मियो को बदलने लग जाती कि नहीं, वो ऐसी लड़की को बिल्कुल भी हायर नहीं करने वाला जो कि अपने कॉलेज की इतनी बुराई करती है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रूबी होती है वो रेडी हो जाती है अपने इंटरव्यू में जाने के लिए। और तभी जो मियो को है वो बताने लग जाती है कि कैसे वो अभी जिस वर्ल्ड में एंटर करने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है और अगर वो एक आइडल की तरह सेल नहीं हुई है तो फिर ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। और यहाँ तक कि उसकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें भी कुछ बाकी नहीं रहेगा और वो उसको स्टॉकिंग का भी सामना करना पड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद जो रूबी है वो एकदम बोलने लग जाती है कि हाँ उसको इस सब चीज़ों के बारे में पता है, उसके बड़े भाई ने इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी उसको बता रखा है, बट लेकिन अब उसके पास एक चांस है जिससे कि वो एक आइडल बन सकती है और वो अपनी एकदम मम्मी की तरह बनना चाहती है। और ये सुनने के बाद एक्वा पूछने लग जाता है कि क्या तुम सीरियस हो, और रूबी हाँ बोलती है। और ये सुनने के बाद जो मियो को वो बताने लग जाती है कि तो फिर तुम हमारी एजेंसी को क्यों नहीं ज्वाइन करती, हम लोग एक आइडल ग्रुप को वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद जो रूबी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे मियो को है उसने रूबी को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बता दिया है और यहाँ पे जो रूबी है वो काफ़ी खुश होते हुए एकदम स्टैम्प पे मार देती है। और उसके बाद जो यहाँ पे मियो को है वो उसको बताती है कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर वो उसको सू कर देगी। और तभी मियो को बोलने लग जाती है कैसे उनका एक एजेंसी में रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उनके आर्ट डिपार्टमेंट के लिए। और तभी वो एक्वा से पूछती है कि क्या वो गुस्से में, बट लेकिन जो एक्वा है वो मना कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा है वो ताइशी के घर जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसको काफ़ी अच्छे से वेलकम करती है और बताती है कि जो ताइशी है वो अभी भी अपने रूम में है। और जैसे ही एक्वा ताइशी के रूम में जाता है ताइशी एक्वा को अपना एडिटिंग का काम सौंप देता है और जो एक्वा है वो बताने लग जाता है कैसे उसके मिडिल स्कूल में होने की वजह से उसको कहीं पे काम नहीं मिल रहा था और उसको लोकेशन के बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से वो डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा है और यहाँ पे जितना नॉलेज हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा है। तभी ताइशी बोलने लग जाता है कि तो फाइनली तुमने अपनी बहन को एक आइडल बनने का मौका दिया, बट लेकिन एक्वा बोलने लग जाता है कि नहीं, उसने बस अपनी जो बहन है उसको किसी दूसरी एजेंसी के बेहतर अपनी घर की एजेंसी में डाल दिया जिसको कि उसकी फैमिली मैनेज करती है। और यहाँ पे जो ताइशी है वो बोलने लग जाता है कि तो फाइनली तुम दोनों जो भाई बहन हो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने ही वाले हो, बट लेकिन जो ताइशी है वो मना कर देता है और बताता है कि वो बिहाइंड द सीन ही काम करने वाला है। ताइशी बोलता है कि शुरुआत में उसको लगा था कि वो बस एक एक्टर बनना चाहता है, बट लेकिन अभी उसने एकदम एक्टिंग छोड़ दिया है। दूसरी तरफ एक्वा सोच रहा था कि कैसे ये सब कुछ उसके प्लान का ही पार्ट है और वो बस अपने फादर को ढूंढना चाहता है और फिर उसको सेम सफरिंग से गुजारेगा वो जिस सफरिंग से आई भी गुजरी थी। इन सभी चीज़ों के पहले उसको अपनी इस इंडस्ट्री में जगह बनानी पड़ेगी और यहाँ पे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। और तभी वो बताने लग जाता है कि कैसे उसके पास एक्टिंग की कोई भी टैलेंट नहीं है, उसने कई सारे लोगों को देखा है हार्डवर्क करते हुए जो कि एक्टर बनना चाहते थे, बट लेकिन हर एक आई की तरह स्पेशल नहीं होता। बट लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पे ताइशी है वो बोलने लग जाता है कि कैसे वो इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी मिडिल स्कूल में है और इतना जल्दी अगर वो गिव अप कर देगा तब तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म ही हो चुकी है। और तभी वो एक एग्जांपल देता है कि कैसे अगर वो लॉटरी नहीं खरीदेगा तो कभी भी वो लॉटरी
नहीं जीत सकता। और तभी वो जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करने वाला था, उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है ये बोलने के लिए कि खाना रेडी हो चुका है। और यहाँ पे वो अपनी मॉम को वापस से भेजने का ट्राई करता है, बट लेकिन उसकी जो मॉम है वो उसी को डांटने लग जाती है। अपनी मॉम को रूम से निकालने के बाद जो यहाँ पे ताइशी है वो बताने लग जाता है कि कैसे उसको आई आई नहीं करना चाहिए हर टाइम पे। और वो बताने लग जाता है कि जो आई है उसके पास भी तुम्हारी तरह तेज दिमाग नहीं था, और जब तक वो अपने सारे टूल्स को यूज नहीं कर लेता उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो एक्वा है वो उससे कुछ कहना चाहता था, बट लेकिन वो चुप रह जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमें एक्वा और रूबी का हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट में रूबी का जो इंटरव्यू था वो काफी बढ़िया जाता है। दूसरी तरफ जब एक्वा की बारी आती है तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उसका जो नाम था वो काफी अजीब सा था। और यहाँ पे जब वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो इसको ज्वाइन क्यों कर रहा है, जहाँ पे एक्वा भैया बताता है कि उसको बस जनरल नॉलेज चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा रूबी के साथ बात कर रहा होता है कि कैसे उसका जो इंटरव्यू था वो काफी बढ़िया गया, बट लेकिन बस एक ही रीजन से वो रिजेक्ट हो सकता है, जो कि है उसका नाम। जो देखेंगे यहाँ पे जो रूबी है वो हंसने लग जाती है और बताती है कि हाँ उसका जो नाम है वो काफी ज्यादा अजीब सा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी उनके बगल से एक लड़की जाती है जो कि काना होती है, और यहाँ पे वो लड़की होती है एकदम बोलने लग जाती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जहाँ पे एक्वा को पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, जहाँ पे वो लड़की बताने लग जाती है कि वो काना है और उन्होंने एक साथ एक मूवी में काम भी किया है। और तभी ये सुनने के बाद जो एक्वा है उसको याद आता है। काना पूछते हैं कि क्या तुमने परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, जहाँ पे एक्वा बताता है कि उसने बस जनरल नॉलेज के लिए ज्वाइन किया है। जो सुनने के बाद काना काफी हैरान हो जाती है, और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।